नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 29वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले शासकों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन किया। इनकी मृत्यु के बाद बहराम शाह को शासक बनाया जाता है, जिनका शासनकाल 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक रहता है। बलबन को शासक बनाया जाता है, जिनका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहता है। आज के व्याख्यान में हम इन तीनों शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बहराम शाह के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका जो शासनकाल है वह 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान की मृत्यु के पश्चात इसके भाई व इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र के लिए, जो कि बहराम शाह होते हैं, उनके लिए शासक बनाया जाता है। जो बहराम शाह हैं वह रजिया सुल्तान के भाई एवं इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र थे। यह हमेशा 40 दल के नियंत्रण में रहे, जो तुर्की सरदारों का समूह बनाया गया था, जिसके नियंत्रण में राजकाज की व्यवस्थाएं होती थी। उनके नियंत्रण में यह रहा करते थे। सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए नायब या नायब मुमलकित पद का सृजन किया गया था। जो सुल्तान पद था, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जो सुल्तान पद पर पहुंच जाते थे बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के हो जाते थे। इस कारण इस पद पर नियंत्रण करने के लिए एक पद का सृजन किया गया। इस पद का नाम था नायब ए मुमलकित। इस पद पर इख्तियारुद्दीन ऐतगीन के लिए नियुक्त किया गया एक शासक, जो कि यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इनको इस पद पर नियुक्त किया गया ताकि जो सुल्तान है उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके, तथा बहराम शाह वजीर बना रहा। इसकी स्थिति राज्य में द्वितीय श्रेणी की हो गई। जो बहराम शाह शासक थे, शासक होने के बावजूद भी जो नायब मुमलकित पद था, इससे इसको कम आंका जाता था, अतः इनकी जो श्रेणी थी वह दूसरे स्तर की हो गई थी। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन ने सुल्तान की बहन से विवाह कर लिया और अपने को सुल्तान से अधिक शक्तिशाली समझने लगा। बहराम शाह यह सहन नहीं कर सका तथा इसने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। आपसी रंजिश के कारण जो राज्य की अव्यवस्थाएं हो रही थी, राज्य में जो स्थितियां बिगड़ रही थी, इसके कारण जो यहाँ के अमीर व तुर्क सरदारों का जो समूह था उसमें भयानक असंतोष व्याप्त हो गया। हम देखते हैं कि इख्तियारुद्दीन ऐतगीन होते हैं, वह जो सुल्तान होते हैं बहराम शाह इनकी बहन से विवाह कर लेते हैं, अतः अपने आप को स्वयं इनसे ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगते हैं और यह सब इससे सहन नहीं होता और विरोध प्रारंभ कर देता है। विरोध के चलते तुर्की सरदार का जो समूह है वह असंतोषजनक व्यवहार करता है और इन दोनों के विरोध में आ जाता है। इसी के समय 1242 ईस्वी में तातार खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। यह आक्रमण मुल्तान क्षेत्र पर होता है। लेकिन वहाँ के जो अयाज खां थे उनको पराजित नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि तातार खां के नेतृत्व में जो मंगोल आक्रमण मुल्तान पर होता है वह आक्रमण विफल रह जाता है। यहाँ जो शासक होते हैं अजय खां, वह इसको सफल नहीं होने देते तथा इसमें यह विजय प्राप्त कर लेते हैं। मंगोलों ने लाहौर के मलिक कारकस को पराजित करके भारी लूटपाट एवं हत्याकांड किए। इसके बाद जो मंगोल आक्रमण होते हैं वह लाहौर क्षेत्र पर होते हैं, जिसमें यहाँ के शासक जो उस समय पर होते हैं मलिक कारकस, इनको पराजित कर दिया जाता है तथा भारी लूटपाट व हत्याकांड यहाँ पर किए जाते हैं। बहराम शाह द्वारा निजाम अल मुल्क का नेतृत्व में मंगोलों के विरुद्ध सेना भेजी जाती है। जो बहराम शाह हैं, इनके द्वारा जो मंगोल आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे उनको दबाने के लिए इनके द्वारा बहराम शाह के द्वारा निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है और यह सेना जो कि सेना होती है यह रुख बदल कर दिल्ली की ओर आक्रमण कर देती है तथा बहराम शाह को बंदी बना लिया जाता है। मई 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार इसका शासनकाल समाप्त होता है और इसके संबंध में लैनपुल जो इतिहासकार रहे, इनके द्वारा कहा गया उसके शासनकाल में, उसकी यानी बहराम शाह के शासनकाल में 2 वर्ष षड्यंत्रों
षड्यंत्रों प्रति षड्यंत्रों, कपटपूर्ण हत्याओं और क्रूर नरसंहार में व्यतीत हुए। इसके जो दो वर्ष थे वह षड्यंत्रों प्रति षड्यंत्रों, कपटपूर्ण हत्याओं तथा क्रूर नरसंहार में व्यतीत हुए। आइए देखते हैं नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद बहराम शाह के बाद 1246 से 1266 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1236 से यह राज्य में मौजूद थे और 1236 से 1246 तक यह नसीरुद्दीन महमूद थे। यह अमीरों व तुर्क सरदारों का प्रभाव देख चुका था, जो कि इनका जो 20 वर्ष का समय रहा ये राज्य में मौजूद थे। एवं यह जो तुर्क एवं अमीर व तुर्क सरदारों का जो समूह था, उसका संगठन था। जिस प्रकार राज्य काज की व्यवस्था में इनका नियंत्रण रखा जाता था, उनकी जो नीतियाँ थी उनसे भली भांति परिचित थे। अतः आप यह शासक बनते हैं तो देखते हैं किस प्रकार का शासन करते हैं। उसने राज्य कर सभी शक्ति व बलबन को सौंप दिए। उसकी जो राज्य की जो भी शक्तियाँ थीं उन शक्तियों के लिए बलबन को सौंप दिया गया। जो बलबन यहाँ का गुलाम हुआ करता था, यह भी पहले से मौजूद था इनके शासनकाल में। तो बलबन के लिए एक अधिकारी बनाया गया और बलबन को राज्य की सभी शक्तियाँ एवं कर से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ थीं बलबन को सौंप दी गई। यह अपना दैनिक खर्चा कुरान की आयतें को बेचकर चलाता था। जो नसीरुद्दीन महमूद थे बहुत ही ईमानदार शासक थे, जो भी अपनी जो भी विलासी प्रवृत्ति के ना होकर यह अपना जो खर्चा है यह कुरान की आयतें लिखकर एवं उन्हें बेचकर चलाता था। इसलिए इसे दरवेश सुल्तान के नाम से जाना जाता था। 1249 में बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करा देता है। बलबन जो कि नसीरुद्दीन से बड़े होते हैं एवं अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन से करा देते हैं। 1249 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन महमद बलबन को उल्गू खां की उपाधि देते हैं। इनके आपसी संबंधों के देखते हुए हम इनका इस समय का पता लगा सकते हैं कि एक और तो जो बलबन है यह अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन यानी सुल्तान से करा रहे हैं और नसीरुद्दीन इनके लिए उल्गू खां की उपाधि दे देते हैं एवं अपने राज्य में जो सबसे बड़ा पद था उस पर नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद हम 49 के बाद 4 वर्ष बाद की बात देखते हैं कि 1253 ईस्वी में बलबन को पद से हटा दिया जाता है। कुछ अंतर्विरोध के कारण 1253 ईस्वी में बलबन को पद से हटा दिया जाता है, लेकिन यह तुर्की सरदारों का समर्थन लेकर 1255 ईस्वी में नायब ए मुमल्लिक जो कि प्रमुख पद है, जिसके बारे में हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, इस पद पर यह वापस बैठ जाते हैं। नसीरुद्दीन महमद के काल में बलबन ग्वालियर, रणथंबोर, चंदेरी के राजपूतों का दमन कर चुका था। नसीरुद्दीन महमूद जो कि इस समय पर सुल्तान थे, इनके शासनकाल में ही यह ग्वालियर, रणथंबोर, चंदेरी के राजपूतों जो कि यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। हम देखते हैं कि भविष्य में जो भी शासक आए इनके साथ इनके विरोध हुए और युद्ध भी लड़े गए और बार बार यह शक्तियाँ उठ के खड़ी हुई और इनके विरुद्ध यह जो युद्ध प्रारंभ करता है, दिल्ली के आसपास के लुटेरों का दमन करता है तथा प्रतिद्वंदी मुसलमान जो इनके विरोध में मुस्लिम सरदार खड़े होते हैं उनकी शक्तियों को कुचलने का भी प्रयास करता है। हम देखते हैं 12 फरवरी को अचानक सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बलबन को नियुक्त किया जाता है। हमने देखा कि बलबन ने किस प्रकार अपने जो पद है इसकी शुरुआत की और बाद में अपने शासक बना और शासक के पद तक पहुंचा। आइए कुछ और बातें देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक इसने शासन किया। बलबन एक गुलाम था जिसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। हम देखते हैं कि जो इसके बहराम के वो होते हैं, इसके पहले जो शासक होते हैं इल्तुतमिश, इनके शासनकाल में ही इसको खरीद लिया गया था। इसका वास्तविक नाम बहारुद्दीन बलबन था। बलबन ने 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में आक्रमण किए। जो दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्थाएं थी इसमें यह रहते हुए इसने 20 वर्षों तक यहाँ पर आक्रमण किए। तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। जब यह शासक बनता है तो जो तुर्की सरदारों का जो कि समूह होता है उसको नष्ट कर देता है।
बलबन ने मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? वह बलबन द्वारा। यह अपने जो शासनकाल में यह चलते चलते बहुत ही क्रूर हो गया था एवं यह देखते हैं ये इस प्रकार यह किस प्रकार यह दुश्मनों का वो करने के लिए, नरसंहार करने के लिए किस प्रकार की नीति अपनाता है। रक्त और लोहे की नीति अपनाते हुए यह युद्ध क्षेत्र में कार्य करता है। अपना प्रभाव जमाने के लिए सिजदा तथा पैबोज प्रथा की शुरुआत करवाई। सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना और पैबोज का अर्थ होता है पैरों को चूमना। इसने अपने राज्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिजदा जैसी प्रथाएं, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भी इसके सामने आता था उसे सर झुकाना पड़ता था एवं पैबोज यानी पैरों को चूमने की प्रथा भी इसने चला दी थी। बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज आदि मनाना प्रारंभ किया। जो ईरानी त्यौहार है, बलबन के द्वारा यह त्यौहार अपने राज्य में मनाना प्रारंभ कर दिया। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु में अमीरों ने 40 दिनों तक शोक मनाया। और शोक किस लिए मनाया यह तो हम नहीं कह सकते, परंतु ऐसा माना जाता है कि 1287 ईस्वी में जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तब इसकी मृत्यु पर 40 जो अमीर यहाँ के अमीर जो सरदार होते हैं उनके द्वारा 40 दिनों तक शोक मनाया जाता है। बलबन शख्सियत का जो शरीयत का कट्टर समर्थक था। यह शरीयत को मानता था, कट्टर मुस्लिम होने के कारण यह शरीयत का समर्थक था। वह दिन में 5 बार नमाज करता था तथा शासक बनने के बाद बलबन ने शराब पीना, भोग विलास आदि त्याग दिया था। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुवाद शासक बना जो अयोग्य निकला। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर था जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी तथा खिलजी वंश की नींव डाली। इसके बाद हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही प्रमुख राजवंश है जिसकी जो सीमाएं थी वो विदेशों तक फैली हुई थी और भारत के एक बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किए। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनके बारे में हम अपने अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अब तक का ये जो प्रयास है वह पसंद आया होगा और आप अध्ययन कर रहे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी बच्चे हैं जिनके पास जो भी कोचिंग वगैरह जाने में असमर्थ हैं उनके लिए लेक्चर सुनाइए। धन्यवाद।